दोस्तों अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा रेड फोर्ट कार ब्लास्ट या कह सकते हो टेररिस्ट अटैक को, और फिर से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक डेंजरस ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में जो एक्सप्लोजिव पाया गया वो मैच करता है रेड फोर्ट ब्लास्ट में जो एक्सप्लोजिव यूज हुआ था उससे। हाँ दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट। अब फिर से वही सवाल उठता है कि क्या ये एक टेररिस्ट अटैक था? क्या अभी भी उस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के कुछ मेंबर्स एक्टिव हैं? और इन सभी ब्लास्ट के पीछे की कहानी आखिर है क्या? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है 19 अक्टूबर 2025 से। श्रीनगर के बनपुरा नौगाम एरिया में कुछ पोस्टर्स दिखते हैं जो जैश ए मोहम्मद के थे। ये पोस्टर्स उर्दू में लिखे हुए थे और लोकल लोगों को वार्न कर रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट मत करना। अब जब ये पोस्टर्स मिले तो श्रीनगर के एसएसपी संदीप चक्रवर्ती ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। शुरू में तो ये एक सिंपल ओवरग्राउंड वर्कर्स का केस लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी सामने आया। पुलिस को पता चला कि यहाँ सिर्फ कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं चल रहा था, यहाँ तो एक पूरा व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बना हुआ था। मतलब प्रोफेशनल्स थे, स्टूडेंट्स थे जो इंक्रिप्टेड चैनल्स के थ्रू रेडिकलाइज्ड हो रहे थे और उनके फॉरेन लिंक्स तक थे। ये लोग कोई आम टेररिस्ट नहीं थे, ये पढ़े लिखे लोग थे जो सीक्रेटली एक बड़े प्लान के अंडर काम कर रहे थे। अब इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि 10 नवंबर 2025 को शाम 6:52 के आसपास एक बहुत भयंकर इंसिडेंट हो जाता है दिल्ली में। रेड फोर्ट के पास एक व्हाइट Hyundai i20 कार में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि कम से कम 13 लोग उस जगह मारे जाते हैं और 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये i20 कार 3 घंटे से रेड फोर्ट के बाहर खड़ी थी और सीसीटीवी फुटेज में एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखा जो कार ड्राइव कर रहा था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये ब्लास्ट डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ट्रिगर किया था। ये बंदा पुलवामा से था और फरीदाबाद के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, ये एक टेरर मॉड्यूल का पार्ट था। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी और डॉक्टर अदील मजीद राठौड़ को भी अरेस्ट किया। दोनों डॉक्टर्स थे और दोनों एलिजिबली जैसे मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से लिंक्ड थे। अब डेली ब्लास्ट के दिन ही पुलिस ने फरीदाबाद में रेड्स की और जो निकला वो सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। पुलिस ने 2900 किलोग्राम आईईडी मेकिंग मटेरियल रिकवर किया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2900 किलोग्राम। इसमें एक्सप्लोजिव्स थे, केमिकल्स थे, रीजेंट्स थे, इनफ्लेमेबल मटेरियल था और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स थे जो बम बनाने के लिए यूज होते हैं। 9 नवंबर को जब पहली रेड हुई तो 2563 किलोग्राम एक्सप्लोजिव और मटेरियल्स मिले। फिर 10 नवंबर को और 360 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, डेटोनेटर्स और टाइमर्स मिले। ये सभी चीज डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी के नाम से रेंट पर लिए गए हाउसेज में से रिकवर हुआ। अब यहाँ तक तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी और एक्सप्लोजिव रिकवर हो गए थे, लेकिन अब जो होने वाला था वो एक ट्रेजेडी थी जो किसी ने नहीं सोचा था। जो एक्सप्लोजिव्स फरीदाबाद से रिकवर हुए थे उन्हें ट्रांसपोर्ट करके नौगाम पुलिस स्टेशन के ओपन एरिया में रखा गया। अब ये 360 किलोग्राम एक्सप्लोजिव थे जो मेनली अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड थे। पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को इन्हें एग्जामिन करना था क्योंकि यह एविडेंस था रेड फोर्ट ब्लास्ट केस का। 14 नवंबर की रात लगभग 11:20 की बात है। एफएसएल की टीम, पुलिस ऑफिसर और तहसीलदार सब मिलकर इन एक्सप्लोजिव से सैंपल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। केमिकल्स की नेचर बहुत ही अनस्टेबल और सेंसिटिव थी, इसीलिए एग्जामिनेशन प्रोसेस 2 दिन से चल रहा था और सब लोग सावधानी से काम कर रहे थे एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर। लेकिन सडनली रात के 11:20 के अराउंड एक एक्सीडेंटल डेटोनेशन हो गया और जो एक्सप्लोजन हुआ वो इतना पावरफुल था कि ब्लास्ट की आवाज इंसिडेंट साइट से कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। वहां के लोकल लोग कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे भूकंप आ गया हो। इस एक्सप्लोजन ने पुलिस स्टेशन बिल्डिंग को सीवियर स्ट्रक्चरल डैमेज किया और आसपास के घरों और बिल्डिंग्स को भी इम्पैक्ट किया। दोस्तों, ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी थी कि कुछ बॉडी पार्ट्स नियर बाय हाउसेस से रिकवर किए गए, पुलिस स्टेशन से अराउंड 100 से 200 मीटर दूर तक। ये सुनकर ये समझ आ जाता है कि ब्लास्ट कितना पावरफुल रहा होगा। इस ब्लास्ट में टोटल 9 लोगों की जान चली गई। इनमें पुलिस पर्सनल थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे और कुछ सिविलियंस भी थे जो गलत जगह गलत टाइम पर आ गए। 27 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हुए, 2 रेवेन्यू ऑफिशियल्स इंजर्ड हुए और 3 सिविलियंस भी इंजर्ड हुए। 5 लोग क्रिटिकल कंडीशन में थे तो डर ये था कि डेथ टोल और बढ़ सकता था।
एक कश्मीरी टेलर भी उन 9 लोगों में से था जो मारा गया। जब रिपोर्टर्स उनके घर गए तो उसकी वाइफ और रिलेटिव्स बिल्कुल इनकंसोलेबल थे। इमेजिन कीजिए एक नॉर्मल सा आदमी जो अपने काम से जा रहा होगा और अचानक एक ब्लास्ट में उसकी जान चली गई। जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो पूरा देश शॉक्ड था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंटल इंसिडेंट था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्सप्लोजिव पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस के अंदर सिक्योरली स्टोर्ड थे और एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर सावधानी के साथ हैंडल किए जा रहे थे, लेकिन केमिकल्स की अनस्टेबल और सेंसिटिव नेचर की वजह से एग्जामिनेशन प्रोसेस 2 दिन से ऑनगोइंग था और अनफॉर्चुनेटली रात के 11:20 के अराउंड एक्सीडेंटल डेटोनेशन हो गया। बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कंफर्म किया कि नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट एक्सीडेंटल था और ये कोई टेरर अटैक नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली जो टेरर मॉड्यूल अनकवर हुआ था वो कितना बड़ा था। इंडियन पुलिस इन कश्मीर का क्लेम था कि उन्होंने एक ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल अनकवर किया है जो जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद से लिंक्ड है। अंसार गजवातुल हिंद एक्चुअली अलकायदा से लिंक्ड एक प्रोस्क्राइब फाइटर आउटफिट है। इसीलिए 10 नवंबर के एक्सप्लोजन के बाद नेशन वाइड सिक्योरिटी अलर्ट में पुलिस ने कश्मीर के पार्ट्स में क्रैकडाउन लॉन्च किया। 12 नवंबर को हेवीली आर्मर्ड पुलिस और पैरामिलिट्री मेंबर्स श्रीनगर के स्ट्रीट्स में घूमते हैं, सर्चेस के लिए होम्स में घुसते हैं। साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस लगभग 400 सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं और लगभग 500 लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए राउंड अप करते हैं। दोस्तों, रेड फोर्ट ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी एनआईए को दी गई थी क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। अब यहाँ कुछ सीरियस क्वेश्चंस रेज होते हैं। पहला तो ये कि इतनी बड़ी क्वांटिटी के वोलेटाइल एक्सप्लोजिव को पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस में क्यों रखा गया। मतलब 360 किलोग्राम एक्सप्लोजिव जो अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड थे, उन्हें सिविलियन पॉपुलेटेड एरिया के पुलिस स्टेशन में एग्जामिन करना कितना सेफ था। दूसरा सवाल ये है कि क्या प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे। मिनिस्ट्री कहती है कि एक्सपर्ट सुपरविजन था, लेकिन फिर भी ब्लास्ट कैसे हो गया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या डेडिकेटेड फोर्टिफाइड फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए थी ऐसे डेंजरस मटेरियल को एग्जामिन करने के लिए। पुलिस स्टेशन तो प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन और कस्टडी के लिए होता है, ना कि एक्सप्लोजिव एग्जामिनेशन के लिए। ये इंसिडेंट हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन्स देता है। पहला तो ये कि इतने लार्ज क्वांटिटीज के वोलेटाइल एक्सप्लोजिव को सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज के लिए पुलिस स्टेशन में स्टोर नहीं करना चाहिए। डेडिकेटेड फोर्टिफाइड फैसिलिटीज होनी चाहिए एक्सप्लोजिव एग्जामिनेशन के लिए, जहां अगर कुछ गलत हो भी जाए तो सिविलियन कैजुअलिटीज मिनिमाइज हो। दूसरा लेसन ये है कि इनहैंस्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और एक्सपर्ट सुपरविजन मैंडेटरी होना चाहिए। सिर्फ कह देना कि कॉशियस हैंडलिंग हो रही थी ये काफी नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर प्रोसीजर सब फॉलो होने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अर्ली वार्निंग साइंस को सीरियसली लेना चाहिए। अक्टूबर में जो पोस्टर्स मिले थे, अगर उन पर क्विक एक्शन नहीं होता तो शायद ये टेरर प्लॉट और बड़ा हो सकता था। इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि टाइमली एक्शन से लार्ज स्केल पर टेरर प्लॉट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। चौथा लेसन ये है कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेरर मॉड्यूल जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऑपरेट कर रहा था। अगर स्टेट्स के बीच प्रॉपर इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन ना होता तो शायद ये मॉड्यूल पकड़ा नहीं जाता। दोस्तों, आज तो हाल ये हो गया है कि टेररिस्ट सिर्फ गन लेके नहीं आते, आज वो डॉक्टर्स बनकर आते हैं, टीचर्स बनकर आते हैं, इनक्रिप्टेड चैनल्स यूज करते हैं और सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग करते हैं। ये एक वेकअप कॉल है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए और अल्टीमेटली हम सब सिटीजन्स के लिए। उन 9 लोगों को हम वापस नहीं ला सकते जो इस ब्लास्ट में मारे गए, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी सैक्रिफाइस बेकार ना जाए। हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हो, डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ हो और ऐसे डेंजरस एक्सप्लोजिव के एग्जामिनेशन के लिए ट्रेंड पर्सनल हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में बताया गया पूरा स्टोरी समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।